हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। तो आपको पता है ईपीएफओ यानी कि जो हमारा एपीएफसी ईओ एओ है जो यूपीएससी करवा रहा है, उसका एग्जाम बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो हमने यहाँ पे पॉलिटी एंड गवर्नेंस की जो सीरीज चलाई थी, आज उसका आपको पार्ट 6 देखने वाला है। पार्ट 5 तक अभी तक आप लोग यहाँ पे कर चुके हो। पार्ट 6 में हम लोग कुछ और ऐसे क्वेश्चन को करेंगे जो यूपीएससी ने पिछले बार पूछे हैं। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन वहां से लिए जैसे यूपीएससी सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, ठीक है, सिविल सर्विसेज हो गया। तो जो भी यूपीएससी कंडक्ट करवाता है एग्जाम में, वहीं से सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आता हूं। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोविजन द स्टेट शैल टेक स्टेप टू सेपरेट द जुडिशियल फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं जुडिशरी को, जो हमारा न्यायिक तंत्र है, ठीक है, उसको एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूटिव का अंदर राष्ट्रपति हो गया, ओके, जो हमारा सेक्रेटरीट हो गया, इन द पब्लिक सर्विसेज, यानी कि यहाँ पे बात कर रहा है जो जन सेवा है उसमें जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग करेगा, इनकॉर्पोरेट विद पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यानी कि ये किस पार्ट में बोल रहा है, तो पहले आपको बता दूं, ये आपका है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 के तहत कहा गया है कि जो राज्य है, राज्य मतलब यहाँ पे देश से है, वो क्या करेगा, जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव उसको सेपरेट करेगा, अलग करेगा। तो आर्टिकल 50 आपको मिलेगा पार्ट कौन सा, पार्ट 4 में। और ये पार्ट 4 किसका पार्ट है, दैट इज डीपीएसपी। डीपीएसपी को हमने कहां से लिया है, ये हमने आयरलैंड से लिया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। देखिए राज्यसभा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम संविधान की बात करें तो इसमें बोला गया है कि 250 सीट इसमें मैक्सिमम होगी, जिसमें से क्या होगा, तंत्र बोला जाता है कि यहाँ पे 200 कितना होगा, यहाँ पे 238 सीट जो होंगे वो इलेक्ट होके आएंगी और 12 जो होगी नॉमिनेट होगी। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको 245 मिलेगी, जिसमें से आपको क्या मिलेंगे, 233 डायरेक्ट इलेक्ट मिलेंगे और 12 यहाँ से आपको नॉमिनेट मिलेंगे। ये अभी वर्तमान की स्थिति है। तो हर राज्य के पास अपनी एक राज्यसभा की सीट होती है। सर्वाधिक सीट आपको यूपी में मिलेगी, लेकिन यूपी आपसे ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, दैट इज बिहार। बिहार में सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, एक तरीके से राज्यसभा की सीट्स मिलेगी। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोविजन बीन मेड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द वुमेन इन पंचायत। तो देखिए पंचायत आपका कौन सा है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट आपको पंचायत देखने को मिल जाएगा। भारत में सबसे पहले पंचायत का गठन कहां पे हुआ था, तो राजस्थान के नागौद। आप लोग याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। पंचायत में आपको पता है वुमेन्स के लिए जो रिजर्वेशन है वो आपको कहां पे मिलेगा, ये इसमें बोला गया है। तो ये आपको मिलेगा 243D। तो आपको पता है ना, आर्टिकल 243 में ही आपको पंचायत देखने को मिलेगा, आपको म्युनिसिपल बॉडी देखने को मिलेगी, जो एक तरह से नगर निगम है, वो भी आपको किसमें देखने को मिलेगा, 243, मतलब 243 में देखने को मिलेगा। इसमें ए से लेकर AZ तक भी है। ओके, तो ये है हमारा यूपीएससी ईपीएफओ का कोर्स, जहां पे आपका ईपीएफसी ईओ एओ का कोर्स है, जहां पे आपके मॉक टेस्ट है, 6PYPA 4000 क्वेश्चन है, वीडियो लेसन है, स्टडी नोट्स है। ओके, यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट फैकल्टी है जो कि आपको पढ़ाएंगे, जो कि आपकी जो तैयारी है उसको एक अलग लेवल पे लेके जाएंगे। Which one of the following is the correct meaning of the term state? State की बात कर रहा है as defined in Article 12. Article 12 is the part of fundamental rights. Fundamental rights आपको कौन से मिलेंगे, पार्ट 3rd में देखने को मिलेंगे। हमने फंडामेंटल राइट्स किस देश से लिए हैं, तो अगर आपको प्रश्न आए तो आप बोलना यूएसए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट रेफर्स ओनली टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि यहाँ पे बात कर रहा है कि सिर्फ ये क्या है, भारत की सरकार है। ये जो स्टेट है ना, यहाँ पे बात कर रहा है वो देश से, ठीक है। इट रेफर्स ओनली टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द पार्लियामेंट, यानी कि जो सरकार है, भारतीय सरकार और संसद। इट रेफर्स ओनली टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ठीक है। तो अब हमारा क्या बचा है, स्टेट का मतलब क्या होता है, भारत की सरकार, संसद, ठीक है, जो राज्य का विधायिका है वो हो गया, लोकल और गवर्नमेंट बॉडी, यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यहाँ पे जो नगर पंचायत है वो सारे के सारे स्टेट में आती हैं। विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम इज अ सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। तो टैक्स जो भी हम एग्रीकल्चर में लेंगे वो किसके अंतर्गत आएगा, आपका सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट तो नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट करेक्ट बोला हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। प्राइस कंट्रोल इज अ सब्जेक्ट अंडर द कंकरेंट लिस्ट। प्राइस कंट्रोल भी स्टेट के अंतर्गत आता है। इंश्योरेंस डज नॉट कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट, बिल्कुल ठीक है, दोनों के अंतर्गत आता है। फॉरेस्ट इज द सब्जेक्ट अंडर द कंकरेंट लिस्ट। फॉरेस्ट भी आपका पर्टिकुलरली यहाँ पे आपको स्टेट के अंदर देखने को मिलेगा। तो बी आपको, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था, आंसर बी यहाँ पे राइट नहीं है।
Which one of the following is not a circumstance for a proclamation of emergency by the President of India under the Article 352? देखिए इमरजेंसी की अगर बात करूं, आपातकाल की बात करूं, तो ये आपका 352 जिसे हम बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, एक आता है 356 जिसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल, जिसको हम बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी, एक आता है 360 जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसको हम क्या बोलते हैं वित्तीय आपातकाल। नेशनल इमरजेंसी भारत में अभी तक 3 बार लागू हो चुकी है। प्रेसिडेंट रूल सर्वाधिक जो लागू हो चुका है वो पंजाब में लागू हो चुका है, और ये अभी तक एक बार भी लागू नहीं हुई है। तो वॉर यहाँ पे राइट है, ठीक है। एक्सटर्नल एग्रेशन बिल्कुल सही है। आर्म्ड रिबेलियन, इंटरनल डिस्टर्बेंस किसके अंतर्गत आता है, आपको नहीं मिलेगा इंटरनल डिस्टर्बेंस। देखिए वॉर हो गया एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर का मतलब हो गया युद्ध, एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब बाह्य खतरा है। आर्म्ड रिबेलियन ये होता है आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस, इसी को ही बोलते हैं एक तरीके से, तो ये वाला नहीं आता है। Which one of the following British official was elevated to the position of Governor General of the Regulating Act 1773? देखिए बात है 1757 की, जिसमें होता है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में क्या करता है रॉबर्ट क्लाइव, किसको हरा देता है, रॉबर्ट क्लाइव हरा देता है किसको, सिराजुद्दौला को। और यहाँ पर दूसरा जो बैटल था 1764 वाला, जिसे हम बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर। इस बैटल ऑफ बक्सर में हेक्टर मुनरो हरा देता है किसको, यहाँ पे ट्रिपल अलायंस ऑफ, एक तरीके से आप बोल सकते हैं अवध का राजा था, ठीक है, मुगल राजा था और बंगाल का नवाब था, इन तीनों को हरा देता है। तो 1765 में यहाँ पे मैग्ना कार्टा यानी कि अंग्रेजों को ऐसी को एक बहुत बड़ा क्या मिल जाता है, एक तरीके से यहाँ पे उनको राइट्स मिल जाते हैं। ओके, राइट्स मिलने के बाद वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एक तरीके से उनके पास पावर आ जाती है। 1765 के बाद धीरे धीरे ये लोग बंगाल में डबल गवर्नमेंट स्टार्ट करते हैं, और आपने देखा होगा 1773 में आता है रेगुलेटिंग एक्ट, और इस रेगुलेटिंग एक्ट में जो कि गवर्नर ऑफ बंगाल था उस समय वॉरेन हेस्टिंग्स, ये वॉरेन हेस्टिंग्स क्या बन जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ओके, सिर्फ गवर्नर था उससे पहले वो। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जिसे हम बोलते हैं एनडीएमए 2005, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, एनडीआरएफ भी बोलते हैं। तो एनडीएमए के हेड कौन करता है, तो ये प्राइम मिनिस्टर ही इसको हेड करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट करेक्ट? पार्लियामेंट में क्या क्या है इसमें से नहीं होता है, ये आपने बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, नो दे आर इनडायरेक्टली। कभी आपने सुना है राज्यसभा के इलेक्शन हमने दिए, इनको इलेक्ट कौन करता है, उस राज्य के विधायक, ठीक है, उस राज्य के विधायक इनको इलेक्ट करते हैं। तो आपका पहला वाला ही गलत है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द अमंग द फॉलोइंग वाज एलिमिनेटेड बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट? देखिए 44th अमेंडमेंट एक्ट आता है 1978 में, जिस समय यहाँ पे मोरारजी देसाई की सरकार थी। इन्होंने क्या करा, जो पार्ट 3 है हमारा जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, उसके अंतर्गत आपका आर्टिकल 19 में आपको मिलता था राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी कि संपत्ति का अधिकार। इसको यहां से हटाकर कहां डाल दिया, अंडर आर्टिकल 300A में। अब इसको हमारा क्या बना दिया, इसको हमारा बना दिया लीगल राइट, इसको हमारा बना दिया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, यानी कि हमारा संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार नहीं है। तो वो कौन सा है आपका, राइट टू प्रॉपर्टी। ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। तो ये 10 क्वेश्चन थे, यूपीएससी ने पिछला बार अपने किसी एग्जाम में पूछे थे, तो मैंने वहां से लिए हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।